तो आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। बायोमोलिक्यूल। बायोमोलिक्यूल्स आपको हम जब स्टार्टिंग किए थे सेल चैप्टर से, उसी समय में बताए हुए थे कि कोई भी सेल हो, जैसे कि जितने भी लिविंग्स होते हैं, अगर छोटा सा अगर नेमिंग किया जाए कि बायोमोलिक्यूल्स क्या है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है बायो। बायो मीन्स हो गया लिविंग। मतलब किसी भी लिविंग के अंदर जो भी मॉलिक्यूल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स मतलब कि केमिकल कंपाउंड, केमिकल कंपाउंड किसी भी लिविंग के अंदर जो भी केमिकल कंपाउंड्स होते हैं, दे आर कॉल्ड बायोमोलिक्यूल। और हम सभी जानते हैं कि किसी भी लाइफ का, किसी भी लिविंग का जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, डेट इज सेल। मतलब हमें कुछ नहीं करना है, इस सेल के बारे में स्टडी करना है कि भाई सेल आखिर बना कैसे है। अगर हम देखें कि सेल कैसे बना है, तो आप भी सभी जानते हैं कि सेल में दो तीन चीजें होती हैं, जैसे कि सेल वॉल होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, क्रोमोसोम होता है, क्रोमोसोम होता है, एक्सेट्रा। यही सभी चीजें ना सेल के अंदर रहती हैं। तो ये सभी के सभी आखिर सेल को बनाने में इन लोगों ने हेल्प किया है। अगर ये नहीं रहते तो सेल बनता नहीं बनता। इनको बनाने में, सेल को बनाने में इन सभी चीजों ने हेल्प किया है। लेकिन हम ये भी बात जानते हैं कि सब के सब केमिकल से बने हैं। जैसे सेल वॉल आप जानते हो सेलुलोज से बना है। हाँ, कुछ कुछ ऐसे सेल वाले जैसे फंगस का, ये काइटिन से बनता है, काइटिन से बनता है। तो ये सब क्या है? केमिकल है। सेलुलोज एक केमिकल है, सेलुलोज एक केमिकल है, काइटिन एक केमिकल है। इन सभी केमिकल से मिलके सेल वॉल का फॉर्मेशन हो गया। जैसे बात करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, आप भी जानते हैं ग्लाइको, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है ये ग्लाइकोप्रोटीन से बना हुआ है। किससे? ग्लाइकोप्रोटीन से बना हुआ, ग्लाइकोप्रोटीन से बना हुआ। ग्लाइकोप्रोटीन बोलिए, ग्लाइकोलिपिड्स बोलिए, इन सब से मिलके बना हुआ है। जो ये क्रोमोसोम है, ये डीएनए से मिलके बना है, हिस्टोन प्रोटीन से मिलके बना हुआ है, हिस्टोन प्रोटीन से मिलके बना हुआ है। तो हमें इसी चीज का स्टडी करना है इस चैप्टर में कि आखिर लिविंग्स के बॉडी का फॉर्मेशन कैसे हुआ है। जैसे हम सभी के सभी लिविंग्स हैं, तो हमारे बॉडी का फॉर्मेशन किन किन केमिकल से मिलके हुआ है। और एक छोटे से सेल की बात करते हैं, तो सेल में देखिए सेल वॉल है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, क्रोमोसोम है। ये सब जब केमिकल से मिलके बने हुए हैं, तो जरूर हमारी पूरी बॉडी केमिकल से मिलके बनी हुई। अब सबसे बड़ा यहाँ पर इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि अगर हमारी पूरी बॉडी केमिकल्स से मिलके बनी हुई है, तो ये केमिकल्स कौन कौन है, ये केमिकल्स कहाँ से आ रहे हैं, ये केमिकल्स क्यों हैं, इनका एप्लीकेशन क्या है, इनका ओरिजिन क्या है, ये हर एक बात पर हम लोग को गौर करना है। इनके फॉर्मेशन में कैसे कैसे रिएक्शन पार्टिसिपेट किए हुए हैं, कौन कौन सा रिएक्शन है यहाँ पर। इसके लिए आप लोग को सबसे ज्यादा जो हेल्प करेगा वो आपके क्लास 10th का ऑर्गेनिक चैप्टर होगा। ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक मतलब कार्बन चैप्टर। और क्लास 11th में आपको ये चैप्टर बहुत ज़्यादा हेल्प करे। आपको बता दें कि क्लास 11th के बायोलॉजी में बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर है, और क्लास 12th के केमिस्ट्री में बायोमोलिक्यूल्स। क्लास 11th के बायोलॉजी में बायोमोलिक्यूल्स है, और क्लास 12th के केमिस्ट्री में बायोमोलिक्यूल्स है। तो हम जो पढ़ा रहे हैं इसमें हम दोनों को मिक्स कर देंगे। 11th तो पढ़ाएंगे ही, थोड़ा सा एडवांस ले चल के 12th वाले को थोड़ा सा मिक्स कर देंगे, बिकॉज बिना उसके पढ़ाने का काम नहीं चलेगा। तो समझ लीजिए कि हमें क्लास 10th के कार्बन चैप्टर का बहुत ज़्यादा यूज मिलेगा, मेटल्स नॉन मेटल्स का बहुत ज़्यादा यूज मिलेगा, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का बहुत ज़्यादा यूज मिलेगा। फिर से दोबारा लिख देते हैं,
कार्बन का भी बहुत ज्यादा यूज मिलेगा। ये 2 चैप्टर्स का बहुत बड़ा एप्लीकेशन। मेटल एंड मेटल जो चैप्टर था क्लास 10th का आप लोगों का, वहां से हम लोग उठाएंगे बॉन्डिंग, वहां से बॉन्डिंग उठाएंगे कि आखिर यहां पर रिएक्शन कैसे हो रहा है। और रिएक्शन हो रहा है तो कहां का बॉन्ड वीक होगा, कहां पर बॉन्ड स्ट्रांग होगा, टूटना होगा तो किस बॉन्ड को तोड़ेंगे, इस चीज को स्टडी किया जाएगा। और कार्बन चैप्टर से अपन उठाएंगे एसिड्स को उठाएंगे, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड हुआ, अल्कोहल को उठाएंगे जैसे कि एथेनॉल हुआ, मेथनॉल हुआ, एक्सेट्रा। इन सभी चीजों को हम लोग कार्बन चैप्टर से उठा, तो एकदम बेसिक से स्टडी कराने जा रहे हैं। अगर आपको लग रहा है कि हमारा 10th वीक रहा है, या बॉन्डिंग वीक रहा है, या अल्कोहल वीक रहा है, कार्बन वीक रहा है, सो डोंट वरी, हम एकदम जीरो से उठाएंगे इस चैप्टर। जितना हो सके उतना बेस से उठाना स्टार्ट। तो लेट अस कंटिन्यू। इंट्रोडक्शन समझेंगे। हमारा काम है पहले ये समझाना कि चैप्टर का जो नाम है बायोमोलिक्यूल, बायोमोलिक्यूल, पहले इसको समझ। आप भी जानते हैं कि यहां पर बायो का मीनिंग हो गया लिविंग, लिविंग्स, और मॉलिक्यूल का मतलब होता है ना केमिकल, केमिकल कंपाउंड, केमिकल। अब इन दोनों को पहले अपन समझ लिया जाए अच्छी तरह। लिविंग्स क्या होते हैं? जिनके अंदर लाइफ है वो सब के सब लिविंग्स हैं, जिनके अंदर लाइफ है वो सब के सब लिविंग्स हैं। और लिविंग्स के बारे में आप सभी जान चुके हैं, जैसे जो रिप्रोड्यूस करते हैं, जो सेल से बने हुए हैं ना, कुछ क्राइटेरिया होते हैं जो मेड ऑफ सेल्स, जो सेल्स से मिलके बने हुए हैं, हम उन्हें लिविंग्स कहते हैं। जो रिप्रोड्यूस होते हैं ना, रिप्रोडक्शन करते हैं, उनको लिविंग्स बोलते हैं ना। जिनके अंदर प्रोटोप्लाज्म होता है, प्रोटोप्लाज्म होता है, हम उन्हें लिविंग्स कहते हैं। जो सेंसेशन रखते हैं हम उन्हें लिविंग्स बोलते हैं, एक्सेट्रा। लिविंग्स के बहुत सारे क्राइटेरिया बनाए गए हैं कि हम किन्हें लिविंग्स बोलेंगे। हम बायो पढ़ रहे हैं तो जरूर लिविंग्स के बारे में ही स्टडी करेंगे। अब यहां पे बात आता है केमिकल कंपाउंड के बारे में कि आखिर केमिकल कंपाउंड क्या है। देखिए, हमारी जो बॉडी है ना, किसी किसी भी लिविंग की जो बॉडी होती है, लिविंग बॉडी, उसमें 70 टू 80% तक वाटर होता है। अब आराम से समझ, किसी भी लिविंग के बॉडी में, जैसे हम लिविंग बॉडी हैं, तो 70 टू 80% वाटर होता है। अगर वाटर का फॉर्मूला बोलें क्या है, तो H2O। तो आप भी जानते हो कि H2O इज अ मॉलिक्यूल, ये एक मॉलिक्यूल है। वहीं कहे नहीं हमको 2 मॉलिक्यूल चाहिए, तो हम लिखेंगे 2H2, ये 2 मॉलिक्यूल हुआ। 3 मॉलिक्यूल चाहिए तो 3H2O, यहां 3 मॉलिक्यूल हुआ। 50 मॉलिक्यूल चाहिए तो 50H2O, ये 50 मॉलिक्यूल हुआ। तो आप कुछ भी देखिए, हर एक कंपाउंड के पहले जो नंबर है वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को दिखा रहा है। क्या कंपाउंड बदल रहा है? नहीं बदल रहा है, यहां कंपाउंड नहीं बदल रहा है। तो मॉलिक्यूल का मतलब होता है, मॉलिक्यूल का कोई भी केमिकल कंपाउंड। हाँ, कोई केमिकल भी हो सकता है, याद रहे, कंपाउंड या एलिमेंट भी हो सकता है। यहां पर एलिमेंट को भी मॉलिक्यूल बोला गया है, नो वरीज, एलिमेंट को भी मॉलिक्यूल बोला गया है। अगर हम एलिमेंट की बात करते हैं तो जैसे हम कहेंगे मैग्नीशियम, यहां मैग्नीशियम एलिमेंट का एक मॉलिक्यूल है। कोई भी अपने ओरिजिनल फॉर्म में ना एक मॉलिक्यूल कहलाता है, अपने ओरिजिनल फॉर्म में। ये H2O अपने ओरिजिनल फॉर्म में है तो एक मॉलिक्यूल है, ये एलिमेंट अपने ओरिजिनल फॉर्म में तो एक मॉलिक्यूल है। अगर हम यहीं पर चाहें तो लिख देंगे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ मैग्नीशियम, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ मैग्नीशियम,
50 मॉलिक्यूल्स ऑफ मैग्नीशियम। ये मॉलिक्यूल है। किसी भी केमिकल कंपाउंड के पहले जो नंबर होता है ना, वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को दिखाता है, और बाद में जो होता है दैट इज द रियल मॉलिक्यूल। हम उसी को रियल में मॉलिक्यूल। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो मॉलिक्यूल क्या है ये समझ गए। मॉलिक्यूल किसी भी एलिमेंट को बोलते हैं या फिर किसी भी कंपाउंड को बोलते हैं, जिसे हम मॉलिक्यूल बोलेंगे। और बायो क्या है, दैट इज द लिविंग। किसी भी लिविंग बॉडी को बनाने के लिए मॉलिक्यूल्स का एक बहुत बड़ा रोल होता है, मॉलिक्यूल्स का। आप ये बात बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि किसी भी लिविंग के बॉडी को बनाने के लिए, जैसे कि हमने कहा यहां पर सेल से बना हुआ है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। हमने कहा कि ये सेल से बना हुआ है, तो सेल का सबसे ऊपर वाला जो लेयर होता है दैट इज कॉल्ड सेल वॉल। सेल वॉल है। बाहर से ही स्टार्ट करते हैं। सेल वॉल है। सेल वॉल किससे बना है? सेलुलोज से बना हुआ है। सेलुलोज और काइटिन। और सेलुलोज किससे बना है? ग्लूकोज से बना हुआ है। और ग्लूकोज का एक फॉर्मूला होता है C6H12O6। देखिए, ये वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज हो गया कि नहीं? दिस इज द वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। ये ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल है सिर्फ यहां पर, तो मॉलिक्यूल है। मतलब हम यही कहना चाहते हैं कि कोई भी सेल हो, कोई भी चीज हो, उसका जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट पर पहुंचेंगे ना, सेल का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट पर पहुंचेंगे, तो वहां पर कोई ना कोई केमिकल कंपाउंड या एलिमेंट मिलेगा। किसी भी सेल के सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट पर पहुंचेंगे ना, तो वहां कोई ना कोई केमिकल कंपाउंड मिलेगा या फिर एलिमेंट मिलेगा। एक छोटा सा लेवल ऑर्डर दिखाते हैं हम आपको, उससे थोड़ा ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। कि मान लीजिए यहां पर एक सेल दिया हुआ है, खूब बढ़िया समझिएगा। यहां पर एक सेल दिया हुआ है। आप भी जानते हैं कि सेल के अंदर सेल वॉल है, प्लस सेल मेम्ब्रेन है। मेन हम लिख रहे हैं, सेल मेम्ब्रेन है प्लस न्यूक्लियस है। हम न्यूक्लियस को देखते हैं। आप भी जानते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम्स है। आप भी जानते हैं कि क्रोमोसोम के अंदर डीएनए है प्लस हिस्टोन प्रोटीन है। यस और नो? हिस्टोन प्रोटीन। डीएनए के अंदर आप भी जानते हैं न्यूक्लिक एसिड्स, न्यूक्लिक एसिड्स जिन्हें हम जीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जीन। इनके अंदर जीन, न्यूक्लिक एसिड्स बोल सकते हैं। न्यूक्लिक एसिड, नाम तो सुना होगा। एडिनिन, एडिनिन, गुआनिन, गुआनिन, साइटोसिन, साइटोसिन, थाइमीन, थाइमीन। ये आखिर ये सब क्या है? दिस ऑल आर केमिकल। ये सब के सब केमिकल्स हैं। ये सब के सब। अगर हम एक भी एरिया में चलते हैं, जैसे न्यूक्लियस वाले एरिया में गए हैं, तो आप देखिए केमिकल मिल गया। अभी हम यहां से हिस्टोन की तरफ जाएंगे तो बड़ा बड़ा केमिकल मिलेगा। एडिनिन को तोड़ेंगे तो और मिलेगा। सब के सब केमिकल्स होते हैं, केमिकल। तो हमारी सारी बात यही तो होने वाली है कि आखिर केमिकल क्या है, इनका फॉर्मेशन कैसे हुआ है। कुछ इंपॉर्टेंट केमिकल्स के बारे में अब अगर हम जानना चाहते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट केमिकल्स के बारे में जिनकी सबसे ज्यादा जरूरत हमें पड़ने वाली, तो उसमें आता है पहले ग्लूकोज। ग्लूकोज को किसने बनाया है? ग्लूकोज को किसने बनाया है? CO2 ने और H2। इनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। हम अमीनो एसिड्स के बारे में पढ़ेंगे। अमीनो एसिड्स, यस और नो? अमीनो एसिड्स को बनाने के लिए किसने हेल्प किया है? अमीनो ग्रुप ने हेल्प किया है। अमीनो ग्रुप ने हेल्प किया है।
प्लस कार्बोक्सिलिक एसिड ने हेल्प किया है, कार्बोक्सिलिक एसिड ने हेल्प किया है, दोनों क्लास 10th का टॉपिक है कार्बन चैप्टर का। अमीनो अमाइन ग्रुप, हाँ, और कार्बोक्सिलिक एसिड COOH ग्रुप, इन दोनों ने मिलकर हेल्प किया हुआ है। हम यहाँ पर लिपिड्स के बारे में पढ़ेंगे, लिपिड्स के बारे में पढ़ेंगे। लिपिड भी एक तरह का, लिपिड क्या है, लिपिड के दो टाइप्स होते हैं, फैट्स एंड ऑयल्स, फैट्स एंड ऑयल्स। हम इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे कि फैट और ऑयल कहाँ से आ रहे हैं, ये एनिमल प्रोडक्ट है या प्लांट प्रोडक्ट है, कौन एनिमल से निकाला गया है, कौन प्लांट से निकाला गया है, हम इस बारे में स्टडी करेंगे। तो चलिए अब हम शुरू से स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो गया कि आखिर बायोमोलिक्यूल में क्या पढ़ने वाले, एक ओवरव्यू दिमाग में आ गया। बायोमोलिक्यूल से हम कुछ नहीं, बायो मतलब लिविंग्स के बॉडी को बनाने वाले मॉलिक्यूल्स के बारे में स्टडी कर, लिविंग्स के बॉडी को जिन मॉलिक्यूल्स ने मिलकर बनाया है हम उनकी स्टडी कर। ऑल क्लियर, ऑल क्लियर, गुड। तो लेट अस कंटिन्यू नाउ। हम स्टार्ट करते हैं यहाँ सबसे पहले बात बॉन्डिंग से, कि बॉन्ड हमेशा ब्रेक डाउन होगा। बॉन्डिंग क्या है, क्या ये बॉन्ड, पहले इसको जान लिया जाए। बॉन्ड को समझने के लिए सबसे पहले हमें जिस चीज की जरूरत है वो है कि इस दुनिया में अगर हम बात करें कि एलिमेंट्स कौन कौन है, कितने एलिमेंट्स हैं, एकदम जीरो से स्टार्ट किया है। एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, तो आप भी जानते हैं मेनली दो तरह के एलिमेंट्स होते हैं, एक होते हैं मेटल्स, दूसरे होते हैं नॉन मेटल्स एंड कि आप सभी इतने ज़्यादा पढ़े लिखे हैं तो आप लोगों को ये पता होगा ही कि टोटल 118 एलिमेंट, 118 एलिमेंट, जिनमें से 92 मेटल्स होते हैं और 18 नॉन मेटल्स होते हैं। अब आप कहेंगे सर 8 को कम पड़ रहा है, अब मेटलॉइड भी तो होता है ना। तो 92 मेटल्स हैं, 18 नॉन मेटल्स हैं और 8 मेटलॉइड्स हैं। कभी किसी बुक में 8 लिखता है, कभी किसी बुक में 6 लिखता है, कभी किसी बुक में 7 लिखता है, तो वो आपस में उल्टा सीधा बतियाते रहता है। सो डोंट वरी अबाउट दैट, हमें जिनसे मतलब है उसकी बात। तो कहानी ये है कि मेटल्स और नॉन मेटल्स दो चीजें हैं दुनिया में। ये बात है 1789 की, 1789 की बात है, 1789। इस समय में एलिमेंट्स को दो ग्रुप में बांटा गया था, मेटल्स और नॉन मेटल्स में। उसके पहले एलिमेंट्स का ग्रुपिंग नहीं था, एलिमेंट्स को सिर्फ एलिमेंट्स के नाम से जाना जाता था। उस समय तक मात्र 30 एलिमेंट्स ही खोजे गए थे, मात्र 30 एलिमेंट्स ही खोजे गए थे। बाबू ये पूरा केमिस्ट्री है, डोंट वरी। बायोमोलिक्यूल जो है 80% केमिस्ट्री है, 20% बायोलॉजी है। उस समय 1789 के समय में मात्र 30 एलिमेंट्स खोजे गए थे और ये सारी जिम्मेवारी चूंकि फादर लोगों का होता है। और फादर ऑफ केमिस्ट्री कौन होते हैं? एंटोइन लॉरेंट लेबोइजियर। तो जो एंटोइन लेबोइजियर थे ना, एंटोइन लेबोइजियर, इन्होंने एलिमेंट्स को दो ग्रुप में बांट दिया, मेटल्स और नॉन मेटल्स। मतलब पहला जो ग्रुपिंग था वो किसने किया था? एंटोइन लेबोइजियर ने किया था। कब किया था? 1789 में। उस समय तक कितने एलिमेंट्स थे? 30 एलिमेंट्स, मात्र 30 एलिमेंट्स खोजे गए। क्लियर है? मेटल्स और नॉन मेटल्स में इन्होंने डिवाइड कर दिया। अब ये मेटल्स और नॉन मेटल्स कौन होते हैं, आखिर किस आधार पर डिवीजन किया गया? तो बाबू पहला जो डिवीजन किया गया था ना, वो विजिबल प्रॉपर्टीज के आधार पे था। जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं वो मेटल्स होंगे, जो लस्टरस होते हैं वो मेटल्स होंगे, जिनको पीट पीट के सीट बना दिया जाएगा वो सब मेटल्स होंगे,
खींच खींच के वायर बना दिया जाएगा, वो सब क्या होंगे? मेटल्स होंगे। मतलब आफ्टर ऑल हम मेटल्स उन्हीं को बोलेंगे जिनके पास में ऐसी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं जो आराम से देखी जा सकती हैं। कि उस समय अभी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का खोज थोड़ी हुआ है कि हम बोले जो इलेक्ट्रॉन्स का लॉस करते हैं उन्हें मेटल्स होंगे। अभी एंटोइन लेवॉइजर के समय में इलेक्ट्रॉन्स नहीं मिले हैं। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी तो खुद हुई है 1897 में, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई है। हाँ, 1911 में प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई है और 1932 में न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई है। तो इनकी डिस्कवरी तो अपने ही एंटोइन लॉरेंट लेवॉइजर के बाद में हुआ है। ये 1789 हुआ, 1897, 100 साल अभी बाकी है। हाँ? तो इसीलिए इन्होंने विजिबल प्रॉपर्टीज के आधार पर मेटल्स और नॉन मेटल्स में बांट दिया। अब बाद में जो नए साइंटिस्ट आने स्टार्ट किए, उनके दिमाग में एक बात आया कि आखिर हम मेटल्स किन्हें बोलें और नॉन मेटल्स किन्हें बोलें, किस बेसिस पर बोलें। अब इन लोगों के दिमाग में चल रहा था, इन लोगों के दिमाग में और भी बहुत सारी चीजें आ रही थी कि आखिर रिएक्शन क्यों होता है। सुनिएगा, यहां पर बायोमॉलिक्यूल्स का सबसे इंपॉर्टेंट बात हो रहा है। आखिर रिएक्शन क्यों हो, क्यों कोई एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से रिएक्शन करे? कोई तो बात होगी जिसके कारण ये आपस में रिएक्शन करते होंगे, कोई तो बात होगी। अब इसके लिए सारे एलिमेंट्स का स्टडी किया जाना स्टार्ट हो गया। जब सभी एलिमेंट्स का स्टडी किया गया ना, तो क्योंकि 1894 में 1894 में 6 नए एलिमेंट्स की डिस्कवरी हुई थी। 6 नए एलिमेंट्स मिले हुए थे। इनका नाम है इनर्ट गैस। इनर्ट गैस, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन। ये 6 एलिमेंट्स का डिस्कवरी हुआ था 1894, 1894 में। एक साइंटिस्ट से नाम था विलियम रामसे। चले गए काम से, विलियम रामसे। विलियम रामसे नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने 6 एलिमेंट्स का डिस्कवरी किया, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन। और पाया गया कि ये इनर्ट गैस है। इनर्ट मतलब ये नॉन रिएक्टिव है, ये नॉन रिएक्टिव है, ये रिएक्शन नहीं करते हैं, मतलब स्टेबल है। अब ये जो स्टेबल वर्ड है ना, ये साइंटिस्ट लोगों को पच नहीं रहा था कि आखिर क्यों बोले कि ये 6 गो एलिमेंट स्टेबल है। पता है, ये 6 एलिमेंट किसी से रिएक्शन नहीं करते हैं, नो चांस। हाँ, जब हम लोग थोड़ा सा और एडवांस पढ़ेंगे ना, तो उसमें आएगा ये जेनॉन थोड़ा सा मस्ती करने वाला है। ये क्या करता है, फ्लोरीन के साथ में रिएक्शन कर लेता है। वो बात बाद की है, थोड़ा सा एक्सेप्शनल केसेज है। लेकिन अभी आप ये जानो कि ये किसी से रिएक्शन नहीं करते हैं। तो बाबू, ये स्टेबल है। और दुनिया में कौन नहीं चाहता है स्टेबल होना? दुनिया में कौन नहीं चाहता है स्टेबल होना? हम सभी किसी ना किसी को अपने नजर में एक आइडल मानते हैं। हालांकि इसको आइडल गैस भी बोलते हैं, इसको आइडल गैस भी बोलते हैं। हम किसी ना किसी को स्टेबल मानते हैं, आइडल मानते हैं। जैसे आप सभी को हम पहले भी बताया हुआ है, हमारे नजर में स्टेबल कौन है? जो बैंक में जॉब करता है। हमारे नजर में स्टेबल कौन है? जो बैंक में जॉब करता है। रियलिटी बता रहे हैं हम, बने बहुत मन है हमारा कि हम भी बैंक में जॉब करते। 9 to 5 जॉब है उन लोग का, 9 से 5 तक 9 से 5 तक जॉब है उन लोगों का। कितना अच्छा लाइफ है कि सुबह उठे, हाँ, फ्रेश फ्रेश हुए, थोड़ा सा न्यूज़पेपर पढ़े, 8 बजे तक नहा धोवा के रेडी हो गए, 1 घंटे में खाना पीना खाए, 9 बजे से अपना गाड़ी लिए निकले, आराम से ऑफिस गए, 9 to 5 जॉब किए,
5 बजे वहां से निकले, टाइम पर घर पहुंचे, आए, नहाए धोए, फ्रेश हुए, फैमिली को थोड़ा सा टाइम दिए, थोड़ा सा टीवी देखे, न्यूज देखे, हाँ, एकदम लाइफ, नो टेंशन। वीकेंड्स पर गवर्नमेंट 2-2 दिन का छुट्टी देती है, हर सेकंड सैटरडे को छुट्टी, सैटरडे संडे छुट्टी है, वीकेंड्स पर बाहर घूमने गए। देखिए कितना स्टेबल लाइफ है, हाँ? क्या बाबू? नहीं, हम तो कैशियरे पर डिपेंड कर रहे हैं, रहने दीजिए। कितना अच्छा लाइफ है। हमारे नजर में वो लोग स्टेबल है, हमारे नजर पे वो लोग स्टेबल है, क्लियर। लेकिन उनके नजर में भी कोई दूसरा आदमी स्टेबल होगा, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि नो वन इज सेटिस्फाइड विथ हिज जॉब इन दिस वर्ल्ड। कोई भी आदमी अपने जॉब से सेटिस्फाइड नहीं है, हर आदमी को किसी और का जॉब ही पसंद आता है। वो बात बाद की है, हम पहले साइंस में आते हैं। हमारे नजर में देखने में ये 6 एलिमेंट्स स्टेबल हैं। अब सभी लोग दुनिया में लग गए कि आखिर ये 6 एलिमेंट स्टेबल क्यों हैं। तो जब इसके बारे में 1894 के बाद थोड़ा समय आगे बढ़ा, तो 1912 में 1912 में एक साइंटिस्ट से, नाम है नील्स बोर। नील्स बोर, इन्होंने एक नया सिस्टम लाया, दिस वाज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब अरेंजमेंट ऑफ, सॉरी, मतलब अरेंजमेंट ऑफ, अरेंजमेंट ऑफ electrons in different cells inside an 1912 की बात है, 1912 की बात है। नील्स बोर नाम के एक साइंटिस्ट ने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लाया। इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से इलेक्ट्रॉन्स किसी भी एटम के अंदर किस तरीके से कॉन्फ़िगर्ड हैं। देखिए बाबू, पहले बोल दें हम, आपको लग रहा होगा कि काफी इजी इजी चीजें पढ़ा रहे हैं, छुटका छुटका क्लास का। हम कई बार ये बात बोलते हैं कि जब लगे कि बहुत इजी चीजें पढ़ा रहे हैं ना, समझिए कि बहुत बड़े मिशन की तैयारी चल रही। इतना याद रखिएगा, लेवल ऐसे उठेगा ऊपर ना कि आप सोच में पड़ जाओगे। इसीलिए पहले छोटा छोटा चीज क्लियर कर रहे हैं कि आपको तकलीफ ना हो, ज्यादा तकलीफ तो होगा, ज्यादा ना हो। अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट सेल्स इनसाइड एन एटम, किसी भी एटम के अंदर डिफरेंट सेल्स में कैसे अरेंजमेंट हुआ है, जैसे कि के, एल, एम, एन, ओ, पी, कैसे सेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट हुआ है। के में आप जानते हो कि इलेक्ट्रॉन्स का नंबर 2 होता है, एल में 8 होता है, एम में 18 होता है, एन में 32 होता है, ओ में 50 होता है, पी में 72 होता है, सॉरी। यहां पर आता है पी के बाद में अब एक नया हमने जोड़ दिया है, आपको भी मालूम, क्या, क्यू, हम पहले से जोड़ चुके हैं। इसमें 98 होता है। तो कुल मिला के ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। किसी भी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट किस तरीके से हुआ है, ये बात अब आप पहले से जानते हो कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट हो रहा है। ये सब नील्स बोर का एक और साइंटिस्ट है, वॉल्फगैंग पॉली, वॉल्फगैंग पॉली नाम था, पॉली। आप लोगों को 11th में मिलेगा, केमिस्ट्री में गुरुजी पढ़ाएंगे, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ये सब चीज आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। दैट इज ऑल अबाउट द वॉल्फगैंग पॉली, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के अंडर में सब आते हैं।
बहुत बड़ा चीज है क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर से क्वांटम मैकेनिक्स आता है, जो अभी हम आपको पढ़ा रहे हैं, दिस इज क्वांटम मैकेनिक्स, याद रखिएगा। तो ये सभी एटम्स के अंदर अलग अलग सेल्स हैं और उन्हीं सेल्स का अरेंजमेंट है। जैसे मान लीजिए अगर कोई एटम है, कोई एटम है, ये उसका न्यूक्लियस हो गया। न्यूक्लियस को प्लस से दिखाया जाता है क्योंकि इसके अंदर प्रोटॉन्स होते हैं। पहला शेल है न्यूक्लियस के बाहर, हम इसे बोलते हैं के शेल। क्या बोलते हैं? के शेल। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 2। 1 है आराम से, ये हीलियम हो जाएगा, हीलियम। ये हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होता है। मान लीजिए एक और शेल आ गया, एक और शेल आ गया, अब इसे एल शेल बोले। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। 1 2 3, ये 8 इलेक्ट्रॉन्स हो। तो वही बात है, एलिमेंट के छोटे छोटे जो यूनिट्स होते हैं हम उन्हें एटम्स बोलते हैं। और एटम्स के अंदर का अगर स्ट्रक्चर देखा जाए, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स का एक ऐसा अरेंजमेंट हुए रखा है। तो क्वेश्चन ये है कि आखिर ये 8 लोग स्टेबल क्यों हैं? अगर हमें पता चल जाए तो हम भी वैसे बन जाए तो स्टेबल हो जाएंगे। स्टेबल होना कौन नहीं चाहता है दुनिया में? हम स्टेबिलिटी के लिए यहाँ पढ़ा रहे हैं। हमारी सैलरी 30,000 पर मंथ, हम इसमें से कुछ पैसा खर्चा करते हैं, कुछ पैसा बचा के रख लेते हैं। धीरे धीरे बचाते बचाते एक समय आएगा कि हमारे पास काफ़ी पैसा हो जाएगा। उस समय में हम एक बाइक खरीदेंगे, उस समय में हम एक 4 व्हीलर खरीदेंगे, या उस समय में हम यहाँ पर अपना कुछ छोटा सा एक प्लॉट खरीद के घर बना लेंगे। अपना फ्यूचर प्लानिंग करेंगे, नॉट फैमिली प्लानिंग। हाँ क्या बाबू? महंगाई बढ़ जाएगा, कोई बात नहीं, तब तक हमारा सैलरी भी बढ़ जाएगा। तो स्टेबल होना कौन नहीं चाहता? देखिए स्टेबिलिटी के लिए हम क्या करते हैं। आप यहाँ क्यों आए हो? स्टेबिलिटी के लिए कि आप यहाँ पे पढ़ोगे, पढ़ोगे तो कहीं गलती से मेडिकल वेडिकल में हो गया, हाँ, तो लाइफ सेट हो जाएगा। उसके बाद सुई देते रहोगे, अब 20-20 रुपए कमाते रहोगे। हाँ, कम है का? बहुत बड़ी बात होती है। तो वही तो बात है, स्टेबल होना कौन नहीं चाहता है दुनिया में। और सबसे बड़ा स्टेबिलिटी कौन देता है मालूम है? हमारे पड़ोसी। सबसे बड़ी स्टेबिलिटी हमारी पड़ोसी देते हैं। वो होता ये है ना कि लोग अक्सर पड़ोसियों से कंपेयर करते हैं। रिजल्ट कम आ गया था, पापा जो देखता बगल वाले शर्मा जी का बेटा, हाँ, 35% नंबर लाया है, 35% नंबर लाया है, तू फेल कर गया। समझ में आ रहा है ना? कोई कंपैरिजन करेगा तो बगल के पड़ोसी से करेगा। ये थोड़ी बोला देखता अंबानी का लड़का बिना पढ़ा लिखा है, हाँ? नहीं, देखता अंबानी का लड़का एमबीए करके बैठा हुआ है, नहीं, कोई नहीं जाएगा उन लोगों से कंपेयर करने। तो ये सब पड़ोसी है, सब अलग अलग एलिमेंट्स का। हाइड्रोजन का पड़ोसी हीलियम है, लिथियम का पड़ोसी हीलियम है, बेरिलियम का पड़ोसी हीलियम है, बोरॉन का पड़ोसी हीलियम है, ऑक्सीजन का पड़ोसी नियॉन है। ये सब आपको पीरियोडिक टेबल से पता चलेगा कि किसका पड़ोसी कौन है। और सबसे बड़ा जलन हमें अपने पड़ोसियों से ही होता है, सबसे बड़ा दिक्कत। तो वही बात है, ये सब पड़ोसी लोग स्टेबल है, तो स्टेबल क्यों है अब थोड़ा इस बारे में जान लिया जाए। तो इनकी स्टेबिलिटी है इनके एटम्स के कारण। अब हम थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नोबल गैसेस। नोबल गैस जितने भी है ना, हम थोड़ा सा उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें। अरे भाई कोई जानना चाहेगा ना कि क्या है आखिर इसके अंदर, कि ये स्टेबल है, किसी से रिएक्शन ही नहीं करता है। यहाँ हाइड्रोजन को देखो, जब देखते हैं ऑक्सीजन के साथ पड़ा हुआ है। वहाँ सोडियम को देखिए, जब देखे तो क्लोरीन के साथ पड़ा हुआ है। अरे ये सब का है, यही कौन ब्रह्मचारी है सब? किसी से किसी को कोई मतलब ही नहीं है। आखिर कोई तो बात है। आपने मूवी देखा था, एगो पीके मूवी आया था, तो पीके मूवी में क्या करता था, वो हथुआ पकड़ लेता था, आज सभी आदमी के दिमाग में आप पास्ट प्रेजेंट जो भी चल रहा है सब पढ़ लेता था। जैसे ही हाथ पकड़ता था सब पढ़ लेता था। अब ये बहुत बड़ा दिक्कत बन गया था।
इसीलिए वो किसी को बता नहीं रहा था कि हम एलियन है, क्या कि अगर वो एलियन होता बता देता ना, तो यहां पर साइंटिस्ट उसको चीड़ फाड़ के चेक कर दे इसके बॉडी में आखिर क्या है कि ये एलियन है, इसकी बॉडी हमारे बॉडी से डिफरेंट क्यों है। वही तो बात हम कह रहे हैं कि जब मिल गया 6 गो एलिमेंट नोबल गैस, अब क्या हो रहा है देखिए, चीड़ फाड़ के इसका चेक हो रहा है, आखिर तू स्टेबल क्यों है। तो पता चला कि यहां पर हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, ये जो 6 एलिमेंट्स हैं यहां पर, अगर इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाएगा ना, इसका होता है 2 2 2 2 2, इसमें बढ़ जाएगा 1 8 8 8 18 8 18 18 8 18 32 18। जब सारे नोबल गैसेज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टडी किया गया कि आखिर इसके अंदर क्या है जिसके कारण ये सब के सब स्टेबल हैं, कोई तो ऐसी प्रॉपर्टी है इसके अंदर जिसके कारण ये सब के सब बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी अपने पास रखे हुए हैं, कोई तो बात है, कुछ तो गड़बड़ है दया ना जी। आखिर क्या गड़बड़ है थोड़ा देखा जाए तो आप देखिए, हर एलिमेंट के लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 8 इलेक्ट्रॉन। हर एलिमेंट के लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये जो 8 वाला चक्कर चल रहा है ना यहां पे, इसी को बोला गया है ऑक्टेट। क्या नाम रखा गया है, ऑक्टेट, बॉक्टेट, सब इसी को बोलते हैं, यही ऑक्टेट। और ये 2 है क्योंकि के सेल है सिर्फ इसके पास, इसको डुप्लेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डुप्लेट। एक प्लेट ना, 2 प्लेट। क्लियर, ये है ऑक्टेट और ये है डुप्लेट। डुप्लेट को मारे गोली, ऑक्टेट मेन है हमारा। मतलब हो ना हो, अब हमारे दिमाग में क्या चल रहा है, सुनिएगा ध्यान से। आप लोग मान लीजिए कि आपका, आपने किसी बड़े कॉलेज में एडमिशन लिया, सपोज आपका मेडिकल हो गया। अब मेडिकल होने के बाद में आपने एक बड़े से कॉलेज में एडमिशन लिया। जब एडमिशन लिए तो आप रोज जा रहे हैं साइकिल से, यहाँ आपके पास साइकिलों नहीं है, एक वो बचवा है जो मर्सिडीज से जा रहा है पर डे। यही का बात है। अब आप खोजना, अब देखिए क्या होगा, आप सबसे पहले ये सोचिएगा कि आखिर पैसा उसका आ कहां से रहा है, सबसे पहले ये सोचिएगा, तब आपको मालूम चलेगा कि वो अपने शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन का बेटा है। तब आप उससे थोड़ा सा दोस्ती बढ़ाए। एक दिन आप उससे पूछे, अरे बताओ तो तुम्हारे अकाउंट में कितना पैसा है, बोला यार ज्यादा नहीं, 8-10 करोड़ रुपया बस रहता है हमेशा। तब आपको पता चला कि इसके स्टेबिलिटी का राज क्या है, इसके अकाउंट का 8-10 करोड़ रुपया टेंशन फ्री है, टेंशन फ्री है। वही बात तो हम कह रहे हैं, आखिर इसके स्टेबिलिटी का राज क्या है, इसके अकाउंट में 8 इलेक्ट्रॉन्स, इसके लास्ट वाले अकाउंट में 8 इलेक्ट्रॉन। मतलब जिसके भी अकाउंट में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, हम बोलेंगे कि वो कौन है, स्टेबल है। वो क्या है, स्टेबल है, जिसके भी पास 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अब अगर यहीं पे बात किया जाए थोड़ा सा, चलिए बात करने में बहुत मजा आता है, हम थोड़ा सा बात करते हैं सोडियम के बारे में। वो येलो सेलेक्ट करती है, हम बात करते हैं यहां पर सोडियम के बारे में। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11 होता है, नॉट 11, मानेंगे फट्टा से ना, 11 होता है, पहले 11 होता था। क्या होगा, 2 8। अब अगर हम बोलें कि आप एक बात बताओ, क्या सोडियम स्टेबल है, नहीं है। स्टेबिलिटी के लिए सोडियम को 2 काम करना पड़ेगा, या तो अपना ये इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे, अगर किसी को दे देगा तो 2 8 हो जाएगा, 2
8, लास्ट में 8 दिखेगा, ये हीलियम जैसा बन जाएगा, किसके, सर नियॉन के जैसा बन जाएगा, 2 8 नियॉन के जैसा स्टेबल हो जाएगा। या तो अपना एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे, मतलब हम बोलेंगे या तो इसके पास दो कंडीशन है, लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन या फिर गेन ऑफ 7 इलेक्ट्रॉन्स। अब आप बताइए इसे क्या करना चाहिए, लॉस करना चाहिए या गेन? लॉस करना चाहिए। भाई स्टेबिलिटी चाहते हैं आप, हम मानते हैं इस बात को, बहुत स्टेबिलिटी चाहते हैं। स्टेबिलिटी का मतलब ये थोड़ी हुआ कि कर्जा लेके स्टेबिलिटी ले लें। हाँ, हमारे वो रिलेटिव साहब हैं, हम उनके बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं। तो बगल के पड़ोसी ने क्या किया, बोलेरो खरीदा, और एक दिन की बात है, पड़ोस ने हमारे रिलेटिव साहब को क्या किया, थोड़ा सा ईगो इनका हर्ट कर दिया कि रहेगा तब ना कोई खरीदेगा। ई भी थे मुड़ैल आदमी, गए 6 कट्ठा भजाए, आज आके बोलेरो लेके आए। सुनिएगा ध्यान से, 6 कट्ठा गया, बोलेरो आया। हाँ, बढ़िया जमीन था। हाँ, अरे भैया जी यहाँ 1 कट्ठा 80-80 लाख का है, काहे चिंता कर रहे हैं। हाँ, अब देखिए खरीद के लेके आ गए। फिर क्या हुआ, कुछ दिन के बाद में इनको शौक धरा कि नहीं अब बोलेरो नहीं चाहिए, स्कॉर्पियो लेना चाहिए। 3-4 कट्ठा और एने ओने हुआ, एगो स्कॉर्पियो भी आया। हुआ क्या, एगो गड़िया एक्सीडेंट कर दिया, पता ना कौन इंश्योरेंस था क्या नहीं था। उसके बाद में कुछ कट्ठा और भजा के उसका क्लेम दिए, अभी एकदम मस्ती में जी रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एगो बोलेरो बिक चुका है, स्कॉर्पियो बचा हुआ है, कुछ कट्ठा जमीन भी बिक चुका है, आराम से जी रहे हैं। अभी सोच रहे हैं कि बोलेरो सॉरी स्कॉर्पियो कब बेचा जाए। समझ रहे ना बाबू, स्टेबिलिटी का मतलब ये नहीं होता है कि हम किसी से लोन पे लोन लेते जाएं और स्टेबिलिटी को गेन कर लें। एक एग्जांपल बहुत सुंदर हम आपको बताते थे छोटे, जब 9th-10th में थे आप लोग, तो कि मान लीजिए आप किसी से बाइक खरीदने गए हैं किसी शोरूम में, बाइक का प्राइस है 1 लाख रुपया। आप गए तो जाके पूरा बाइक का स्पेसिफिकेशन पूरा पढ़ लिए, सब चीज समझ लिए, फिर आपने कहा कि छोड़िए नहीं लेंगे। सेल्समैन ने कहा काहे नहीं लीजिएगा, अरे कुछ पैसा कम पड़ रहा है। अरे सर लीजिए, हम लोग है ना, देख लिया जाएगा, कुछ पैसा कम होगा तो लोन करा देते हैं ना, हम लोन पे नहीं लेते हैं, लेंगे तो कैश ही लेंगे। तो ले लीजिए सर, अरे कुछ कैसा पैसा कम पड़ रहा है, फिर कभी आते हैं सर हम लोग मैनेज कर लेंगे, आपके लिए हम डिस्काउंट करवा देते हैं, चलिए तो सही, आपके के लिए 2%, 3%, 4% डिस्काउंट, चलिए ना बात किया जाए। अरे छोड़िए ना, नहीं लेंगे। अच्छा सर बताइए कितना पैसा कम पड़ रहा है, हम देख लेते हैं, 95,000। बंद करके ना मन भर पहले पीटेगा सब, तब कह भाग यहाँ से, कैश बाइक चाहिए। अब 5,000 रुपये लेके आए हैं, एगो चक्का खोल के नहीं देगा सब। हैं? सबसे बड़ी बात है, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि 7 को इलेक्ट्रॉन ले ही लेता था क्या हो जाता, बहुत सारे स्टूडेंट्स हमसे ये बात कहते हैं। अरे कहां से ले लेगा, एटम का न्यूक्लियस भी तो उतना तगड़ा होना चाहिए कि 7 इलेक्ट्रॉन को संभाल पाए। 7 इलेक्ट्रॉन को कंट्रोल करना हलवा थोड़ी है। एक्स्ट्रा 7 इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो क्या बेहतर होगा, एक को लॉस कर दे, 7 को गेन करिए, बेहतर नहीं होगा। तो देखिए इसने इलेक्ट्रॉन का लॉस किया है, तो हम कहते हैं जो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स का लॉस करते हैं, हम उनको क्या बोलते हैं, मेटल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेटल्स बोलते हैं। अब बोलिए अपने आप डेफिनेशन आ गया कि नहीं आ गया। अब आपसे कोई पूछेगा क्यों करेगा इलेक्ट्रॉन को लॉस, अरे तो स्टेबिलिटी के लिए। देख रहा अपना पड़ोसी नियॉन को कि उसके पास 2 8 है तो स्टेबल है, तो कहे ना हम भी वो इलेक्ट्रॉन को केनू भजा दें, हमों का हो जाए, स्टेबल हो जाए। समझ में आ गया, तो ये हो गया स्टेबिलिटी का कारण। इसी तरीके से अगर हम एक और एग्जाम्पल समझते हैं, हम एग्जाम्पल समझते हैं, पहला हो गया, दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं क्लोरीन का। ए बाबू ये होता है जी क्लोरीन का।
Z होता है 17, 2 8 7। क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो 8 हो जाएगा, या 7 इलेक्ट्रॉन दे देगा तो भी 8 हो जाएगा। 7 को दे देते या एक वो ले ले, एक इलेक्ट्रॉन ले ले, तो गेन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा ये, गेन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, ये एक इलेक्ट्रॉन का गेन करेगा, गेन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। तो हम क्या बोलेंगे, द एलिमेंट्स गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो इलेक्ट्रॉन्स का गेन करते हैं हम उन्हें क्या बोलते हैं, नॉन मेटल्स बोलते हैं, नॉन मेटल। अब सारा कहानी दो चीजों पर डिपेंड करता है, या तो कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा होगा, या तो कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा होगा। अब इलेक्ट्रॉन के गेन करने से कोई स्टेबल हो जा रहा है, इलेक्ट्रॉन के लॉस करने से कोई स्टेबल हो जा रहा है। अब प्रॉब्लम एक बहुत बड़ा हो गया यहां पर, कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन को गेन करता है या कोई भी इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है, हम उसको आयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आयंस बोलते हैं। कोई भी एटम अगर इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया या इलेक्ट्रॉन को लॉस बोल दिया, तो हम उस एटम को एटम नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आयन बोलते हैं। तो अगर इस सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दिया ना, तो हम सोडियम आयन बोलेंगे, सोडियम एटम नहीं बोलेंगे। अगर इस क्लोरीन ने इसको एक साथ एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया ना, तो हम क्लोरीन आयन बोलेंगे, क्लोरीन एटम नहीं बोलेंगे। समझ में आ रहा है, क्लोरीन आयन बोलेंगे, क्लोरीन एटम नहीं बोलेंगे। जो भी इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करते हैं या इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं, हम उन्हें आयंस बोलते हैं। अब कहानी यहां पर स्टार्ट होता है बड़ी इंटरेस्टिंग, कि मान लीजिए कि कोई एटम है, कोई मेटल है, मेटल, आप जानते हो कि ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो आप एक बात समझें कि अगर कोई भी मेटल इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, तो आप बात बताइए, मेटल के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, प्लस चार्ज आएगा, प्लस चार्ज। मेटल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का लॉस मतलब निगेटिव का लॉस, जो निगेटिविटी को छोड़ देता है वो पॉजिटिव हो जाता है। क्या बोलते हैं बड़े बड़े जितने भी आध्यात्मिक लोग होते हैं, कि अपने अंदर की निगेटिविटी का बहिष्कार करो, अपने अंदर से निगेटिव थॉट्स को बाहर निकालो, पॉजिटिव बनो, इन्हें बोलते हैं। तो अगर कोई निगेटिव निकाल देगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। वही बात है इस मेटल ने, हम इसको थोड़ा और सुंदर तरीके से लिखने की कोशिश करते हैं। ये जो मेटल है, ये जो मेटल है, इसने पॉजिटिव चार्ज गेन कर लिया बाय लॉस ऑफ द इलेक्ट्रॉन। वही अगर हम किसी नॉन मेटल की बात करते हैं, नॉन मेटल की बात करते हैं, नॉन मेटल की बात, तो ये गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और आप जानते हैं कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर रहा है मतलब निगेटिविटी को गेन कर रहा है, और अगर निगेटिव को गेन करेगा तो कौन सा आयन बनेगा, नॉन मेटल निगेटिव आयन बन। अब देखिए, कहा जाता है ना था, गए थे कुछ लेने गवा के चले आए, वही हुआ था। ये मेटल बड़ा खुश था कि आज हमने इलेक्ट्रॉन का लॉस करके आज हम स्टेबल हो गए हैं, अब फ्री की जिंदगी, नो टेंशन, हम भी स्टेबल हैं। ये नॉन मेटल भी बहुत खुश था कि आज हमने इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया, हमारा भी ऑक्टेट बॉक्टेट पूरा हो गया, अब हम भी अपना जीवन आराम से जिएंगे। लेकिन दिक्कत असली तो अब स्टार्ट हुआ, ये अपने इलेक्ट्रॉन का लॉस करके पॉजिटिव हो गया और ये अपने इलेक्ट्रॉन को गेन करके निगेटिव हो गया। और हम सभी जानते हैं कि डिफरेंट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर।
different charges attract each other. डिफरेंट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। अलग अलग जो चार्ज होता है ना, एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, पॉजिटिव और निगेटिव है। अट्रैक्ट ईच अदर, ये जो अट्रैक्शन होता है ना, ये एक फोर्स के कारण होता है। इस फोर्स इज कॉल्ड बॉन्ड। इसी फोर्स को बॉन्ड बोल। अब समझ में आया व्हाट इज बॉन्ड? इसी फोर्स को बॉन्ड बोलते हैं। बॉन्ड इज नॉट सम टाइप ऑफ थ्रेड और रोप। कोई धागा या रस्सी नहीं है बॉन्ड। बॉन्ड एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। क्या है बाबू? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। बॉन्ड एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है विच होल्ड्स द एटम्स टुगेदर, जो एटम्स को एक साथ रखा हुआ है। जैसे मान लीजिए, अगर हम एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं, तो आप जानते हो कि कॉमन सॉल्ट का फॉर्मूला क्या होता है? आप जानते हो कॉमन सॉल्ट का फॉर्मूला होता है NaCl। तो काहे नहीं सोडियम क्लोरीन को छोड़ के भाग जाता है? देखिए NaCl आराम से एक साथ है। क्या सोडियम क्लोरीन को छोड़ के भाग रहा है? क्या क्लोरीन सोडियम को छोड़ के भाग रहा है? नहीं, बिकॉज इनके बीच में आयोनिक बॉन्ड है। कौन सा बॉन्ड है? आयोनिक बॉन्ड है। मतलब एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। यस और नो? तब भी नमक टूटता है, NaCl नहीं। नमक के छोटे छोटे पार्टिकल्स एक दूसरे से अट्रैक्टेड हैं। पानी में जब आप डालते हो ना, तो ये पार्टिकल्स अलग अलग हो जाते हैं। जैसे ये NaCl है, ये NaCl, ये सब NaCl है। ये सभी पार्टिकल्स हैं, ये सब NaCl के पार्टिकल्स हैं। ये सब NaCl है, ये भी NaCl है, ये भी NaCl है, ये भी NaCl, ये सब NaCl है। इनके बीच में एक वैंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क कर रहा है। जैसे ही हम इसको पानी में डालेंगे, वैंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक पड़ जाएगा और ये एक एक पार्टिकल अलग अलग हो जाएगा सब, और ये पानी के अंदर जो खाली स्पेस होता है उसमें जाके समा जाएगा। हाँ, अब इलेक्ट्रिसिटी यूज करेंगे, तो इलेक्ट्रिसिटी देंगे तो इलेक्ट्रिसिटी में आप पॉजिटिव और नेगेटिव दे रहे हो, प्लस और माइनस अपने से दे रहे हो, तो उसका प्लस इसके प्लस से स्ट्रांग है, तो बोलेगा क्लोरीन को, ए क्लोरीन छोड़ सोडियम को, कम हियर। अब समझ में आ रहा है? इलेक्ट्रिसिटी देंगे तो इलेक्ट्रिसिटी के केस में हम पॉजिटिव और नेगेटिव देते हैं बैटरी से, तो पॉजिटिव उसका पॉजिटिव सोडियम से स्ट्रांग है, क्लोरीन को खींच लेगा, और उसका नेगेटिव क्लोरीन से स्ट्रांग है, सोडियम को खींच लेगा। सोडियम और क्लोरीन के बीच में दरार आ जाएगा। नाउ दे विल ब्रेक अप। यस और नो? अब ये टूट जाएंगे, इनका ब्रेकअप हो जाएगा। दैट इज गुड। आप लोग थोड़ा कुछ ज्यादा ही नहीं समझ रहे हो। हम ब्रेकअप बोले तो काफी हंसने लगे। हाँ, डोंट वरी, होगा होगा, थोड़ा टाइम लगेगा, सबका होगा। हाँ, राप है हमारा, ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, आप चुपचाप पढ़ाई करो, ठीक है ना? ये सब चक्कर में ना पड़ो। बाबू ये 11th क्लास के बच्चे हैं, डोंट वरी, ऑनलाइन वाले। चलिए, तो समझ में आ गया व्हाट इज बॉन्ड? देखिए, बॉन्ड को पढ़ाने के लिए कहां से स्टार्ट किए हैं? यहां से स्टार्ट हुआ है बॉन्डिंग। हम बोले थोड़ा देर के लिए उसको भूल जाने के लिए, पढ़ाते 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 यहां तक पहुंचे। कहां से ये बॉन्ड बन रहा है? तो बॉन्ड का मतलब होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। बॉन्ड कोई रस्सी या धागा नहीं है। देखिए ना, हमारे और आपके बीच में कितना तगड़ा बॉन्ड है। आप कहीं भी रहते हो, 22.5 घंटा कहीं भी रहो, उसके बाद में आप यहां पहुंच जाते, खींचे चले आते हो, नहीं उठने का मन करता है तभी उठ जाते हो। ये ना हुआ बॉन्ड। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखिए कितना स्ट्रांग है। हाँ, देख रहे हैं? तो बॉन्ड जो होता है ना, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज होता है, बहुत इंटरेस्टिंग चीज। बॉन्ड के अलग अलग टाइप्स होते हैं। इसमें आयोनिक बॉन्ड आता है, कोवैलेंट बॉन्ड आता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड आता है। 3 तरह के बॉन्ड्स होते हैं। चलिए थोड़ा सा जान लेते हैं।
तो अगर कोई पूछे व्हाट इज बॉन्ड, बॉन्ड क्या है, तो हम इसको डिफाइन कर देंगे, अ फोर्स ऑफ एट्रैक्शन, एक फोर्स ऑफ एट्रैक्शन है विच होल्ड्स दी एटम्स टुगेदर। एक फोर्स ऑफ एट्रैक्शन है जो एटम्स को एक साथ होल्ड करके रखता है। एक फोर्स ऑफ एट्रैक्शन है जो एटम्स को एक साथ होल्ड करके रखता है, अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसके जो टाइप्स होते हैं वो 3 होते हैं, 3 टाइप्स होते हैं। पहला होता है आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड ये जब भी बनेगा ना तो मेटल्स और मेटल्स के बीच बनता है, मेटल और मेटल के बीच। दो गो ऐसा चीज है जहां पे नॉन मेटल भी बनाते हैं आयोनिक बॉन्ड। तो ही ऐसा कंपाउंड है, मतलब एक ही ऐसा कंपाउंड है जहां पर NH4 होता है, अमोनियम। अमोनियम एक नॉन मेटल है, फिर भी वो आयोनिक बॉन्ड बनाता है। क्यों बनाता है? क्योंकि उसके पास में एक और एक्स्ट्रा बॉन्ड होता है, बताते हैं अभी। 2 नंबर पे आता है कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड ये नॉन मेटल के बीच में बनता है, नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच में। याद रखिएगा, कुछ एरर हो गया है, सॉरी। मेटल और नॉन मेटल होता है, मेटल और मेटल के बीच में कभी भी रिएक्शन नहीं होगा। मेटल और मेटल के बीच में कभी भी रिएक्शन नहीं होगा, क्योंकि एक मेटल चाहता है इलेक्ट्रॉन का लॉस करना, दूसरा भी मेटल चाहता है इलेक्ट्रॉन का लॉस करना। हम भी इलेक्ट्रॉन देना चाहते हैं, आप भी इलेक्ट्रॉन देना चाहते हो, तो कभी बॉन्ड बनेगा हम दोनों का? नहीं बनेगा। हम पढ़ाना चाहते हैं, आप पढ़ना चाहते हो, देखो बॉन्ड बन गया। आप पैसा देना चाहते हो, हम पैसा लेना चाहते हैं, देखो बॉन्ड बन गया। लेकिन आप भी पढ़ाना चाहते हो, हम भी पढ़ाना चाहते हैं, तब तो हो गया। हाँ? कुछ स्टूडेंट होता है सब टीचरे को पढ़ाने चला जाता है, हाँ? तब तो नहीं हो पाएगा, बॉन्ड क्रिएट नहीं हो पाएगा, वहां पे बॉन्ड टूट जाएगा। आप भी पैसा देना चाहते हो, हम भी पैसा देना चाहते हैं, यहाँ बॉन्ड बन सकता है। पैसा के केस में तो बॉन्ड बन ही जाएगा, एक्सेप्शनल है मान लीजिए। तो मेटल मेटल के बीच में बॉन्ड नहीं होता, मेटल नॉन मेटल होगा तो बन जाएगा आयोनिक बॉन्ड, नॉन मेटल होगा तो बन जाएगा कोवैलेंट बॉन्ड। एक और बॉन्ड होता है जिसका नाम है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड या कोऑर्डिनेट बॉन्ड को एक और नाम से जाना जाता है, डेटिव बॉन्ड के नाम से। डेटिव बॉन्ड, डेटिव बॉन्ड ये नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच में ही होता है, नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच में, है ना, लेकिन टेम्पररी होता है, टेम्पररी। मारेंगे बस। म्यूचुअल शेयरिंग ये है, म्यूचुअल शेयरिंग ये है, हम 5 रुपए दे रहे हैं, आप भी 5 रुपए दो, है ना, लेकिन ये म्यूचुअल शेयरिंग नहीं है, यहां पर यूनिडायरेक्शनल ट्रांसफर है। यूनिडायरेक्शनल ट्रांसफर का मतलब हो गया एक ही डायरेक्शन में दिया गया है। हम आपको 5 रुपए दे रहे हैं, नॉन मेटल है हम, फिर भी हम आपको 5 रुपए दे रहे हैं। बहुत स्टैंडर्ड लेवल है, डोंट वरी। ऐसे मान लीजिए कि बिस्किट खरीदना है, हमारे पास 12 रुपया है, आपके पास 8 रुपया है, तो हम लोग शेयर नहीं करेंगे। हम 8 रुपए में, हम 10 रुपए में अपना बिस्किट खरीद लेंगे, आज जो 2 रुपया होगा ना, वो लोन के तौर पर आपको हम थोड़ी देर के लिए दे देंगे, उसे बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। लेकिन अगर हम 12 रुपए मिलाए, आप 8 रुपए मिलाए, अब 20 रुपए में 2 पैकेट हम लोग खरीदे, तो इसे बोलते हैं हम लोग कोवैलेंट बॉन्ड। क्या बोलते हैं? कोवैलेंट बॉन्ड। हालांकि बराबर बराबर का होता है, वो बात बाद में किया जाएगा, बिस्किट पहले खा जाइए, उसके बाद बात होगी। तो कहानी समझ में आ रहा है? आयनिक बॉन्ड है, कोवैलेंट बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। आयनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड क्या है?
मेटल और नॉन मेटल के बीच में, यहाँ पे आयंस इन्वॉल्व होते हैं। कोवैलेंट बॉन्ड क्या है? नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनता है। और कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या है? नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनता है, बट यूनी डायरेक्शनल। क्या है ये? यूनी डायरेक्शनल है, टेम्पररी होता है, बहुत ज्यादा देर के लिए नहीं बनता है, ये टेम्पररी होता है। ये बहुत वीक भी होता है, टूटने में बहुत माहिर है ये। बोलिए, बॉन्ड समझ में आ गया? बॉन्ड समझ में आ गया? चलिए, वेरी गुड। अब हम समझते हैं कुछ केमिकल कंपाउंड्स के बारे में। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 1, हम H2O के बारे में आपको बताना चाहते हैं। पता है H2O में क्या है? इसका जो बॉन्डिंग है, H सिंगल बॉन्ड, O सिंगल बॉन्ड, क्योंकि हाइड्रोजन भी एक नॉन मेटल है, ऑक्सीजन भी एक नॉन मेटल है। तो अगर हाइड्रोजन भी नॉन मेटल है, ऑक्सीजन भी नॉन मेटल है, तो इनके बीच में कौन सा बॉन्ड बनेगा? कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा। यहां देखिए कोवैलेंट बॉन्ड बन चुका है। अब आपको एक और चीज बढ़ा दें कि नंबर ऑफ बॉन्ड्स इक्वल्स टू वैलेंसी। नंबर ऑफ बॉन्ड्स इज इक्वल्स टू वैलेंसी। वैलेंसी तो जानते होंगे, वेरी गुड। जितना जिसका वैलेंसी होता है वह उतना ही बॉन्ड बनाता है। हाइड्रोजन की वैलेंसी 1, देखिए ये भी हाइड्रोजन एक बॉन्ड बनाया हुआ है, ये भी हाइड्रोजन एक बॉन्ड बनाया हुआ है, ये भी हाइड्रोजन एक बॉन्ड बनाया हुआ है। ऑक्सीजन की वैलेंसी 2, ऑक्सीजन इधर एक बॉन्ड इधर एक बॉन्ड, दो बॉन्ड बनाया हुआ है। तो जिसकी जितनी वैलेंसी होती है वह उतना ही बॉन्ड बनाता है, बस इतना याद रखें। जैसे मान लीजिए एग्जांपल नंबर 2, हम CO2 का स्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं। तो एक गो कार्बन है तो बीच में रख दीजिए, दो गो ऑक्सीजन है अगल बगल रख दीजिए। ये ऑक्सीजन दो गो बॉन्ड बना लेगा, ये ऑक्सीजन दो गो बॉन्ड बना लेगा, 4 गो हो गया। कार्बन का वैलेंसी 4 4, देखिए 4 गो बॉन्ड बन चुका। अब कहानी मेन ये नहीं है कि कैसे ये कंपाउंड्स का फॉर्मेशन हो रहा है, मेन स्टोरी है कि हमें ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, हाँ, ग्लाइकोप्रोटीन्स, प्रोटीन्स, फैट्स, ऑयल्स, लिपिड्स, हाँ, काइटिन, सेलुलोज, इन सबको कैसे पढ़ना चाहिए, क्या क्या चीजें हैं इसमें, इन सारी बातों पर हम चर्चा करेंगे। ऑल ओके? बॉन्ड पूरा समझ में आ गया? थैंक यू।